क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेख साजिद है। मैं राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रस्तान का अध्यक्ष हूँ। मेरे बाजू में मेरे कमेटी के सेक्रेटरी फ़हीम अहमद अंसारी साहब है। बाकी सब ट्रस्टी लोग हैं वक्फ बोर्ड के, जो ये कब्रस्तान से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आपको आप ये लोग आपके सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार आपको हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम आप तक ये इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं, चर्चा करने के लिए आपसे पहुंचे हैं और दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने तक पहुंचे कि जो गोंड राजा बुलंदबख्श द्वारा वक्फ बोर्ड पर दावा ठोका जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है आखिर, और ये दावा कहाँ तक सही है, और वक्फ बोर्ड अपनी जगह कितना सही है और गोंड राजा बुलंदबख्श कितना सही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है TNN, इसका अपनी कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। दरअसल मामला ऐसा है कि नागपुर शहर का जो इतिहास है ये लगभग 318 साल पुराना है। नागपुर शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा रोड है। छिंदवाड़ा रोड पर मोहखेड़ करके एक इलाका है, वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक किला है जिसको आज देवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। होता ऐसा है कि महाभारत के जो पांडव जी है, ये पांडव जी की वंशावली में 26वें नंबर पर रूपशाह नामक एक गोंड राजा का जिक्र मिलता है। रूपशाह से लेकर जाड़वा शाह तक ये पूरे गोंड प्रजाति से, गोंड जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। जाड़वा शाह के 8 बेटे हुए, वो 8 बेटों में से 2 बेटे हुए। एक का नाम दीनदार शाह हुआ, एक का नाम महिपत शाह हुआ। सन 1686 ईस्वी में इन्हीं महिपत शाह जी ने इस्लाम धर्म कबूल किया। औरंगज़ेब चूँकि हिंदुस्तान के सम्राट थे, हिंदुस्तान के बादशाह थे, हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत थी, तो औरंगज़ेब के दरबार में इन्होंने स्वेच्छा से, कुछ लोग मनगढ़ंत बातें भी बताते हैं, कुछ इसमें अपने तरह से जोड़ते हैं। साजिद भाई, माफ़ी चाहूँगा, एक मिनट यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको। अभी अपना, क्योंकि ये हिस्ट्री और तारीख बताने का टाइम समय नहीं है। मेन मुद्दा जो नागपुर शहर के अंदर जो गरमाया हुआ है, गोंड राजा बुलंदबख्श द्वारा वक्फ बोर्ड ने जो दावेदारी ठोका है, इसमें जो सच्चाई आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही है, आपकी वीडियो भी गर्दिश कर रही है और कुछ अपोजिशन, कुछ अपक्ष लोग भी आपके इसमें गर्दिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने सत्र न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया है। तो अब तक आपको क्या मामला सामने आया है और कोर्ट से आपको कितनी राहत की सांस मिली है, और यहाँ तक कि गोंड राजा बुलंदबख्श में कितनी सच्चाई है और वक्फ बोर्ड में कितनी सच्चाई है? मेन सवाल मेरा ये है। देखिए, 2 मिनट आपको कम से कम इसका भूतकाल समझना पड़ेगा। बिना भूतकाल समझे आप वर्तमान को नहीं समझ सकते, और हमारे कमेटी को भी नहीं समझ सकते, और वक्फ बोर्ड को भी नहीं समझ सकते। और हम आपको जिस तरह से हम खुलकर बता रहे हैं, हम इसीलिए तो कि आवाम में ये चीज़ें पहुँचे, आवाम तक का सच्चाई पहुँचे। तो हम कहाँ थे कि जाड़वा शाह के 8 बेटे हुए, उनमें से एक हुआ गोरख शाह। गोरख शाह का एक बेटा हुआ महिपत शाह। महिपत शाह ने सन 1686 ईस्वी में इस्लाम मज़हब कबूल किया। उनका नाम औरंगज़ेब ने महिपत शाह से बदलकर राजा बख्त बुलंदशाह किया। यहाँ से 1686 ईस्वी से इस्लाम में इनकी ख़ानदान और ये लोग सम्मिलित हुए। 1686 ईस्वी से लेकर 1955 तक 260 साल ये लोग मुकम्मल इस्लाम पर रहे। चूँकि राजा बख्त बुलंदशाह का ये जो कब्रस्तान है, जो आजकल सुर्खियों का विषय है, ये कब्रस्तान असल में 1702 में जब राजा बख्त बुलंदशाह ने नागपुर बसाए, 1709 में उनका इंतकाल हुआ एज ए इतिहास। तो 1709 में वहाँ पहली कब्र खोदी गई राजा बख्त बुलंदशाह की। होता ऐसा है कि 1709 में इंतकाल के पहले 1955 में इनके कुछ वंशजों ने इस्लाम धर्म त्याग दिए, जो राजा आजम शाह के बेटे थे। जो राजा वीरेंद्र शाह आज हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो वीरेंद्र शाह जी के पिताजी का नाम है सेकंड द्वितीय बख्त बुलंदशाह बीबी शाह।
होता ऐसा है कि देश आज़ाद हुआ, ये कब्रिस्तान जो था 31 एकड़ में था, 31 एकड़ से ये 2 एकड़ में आया, 2 एकड़ से ये आधे एकड़ में आया। कौन सा कब्रिस्तान? राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रिस्तान। कहाँ पर है ये? ये पुलिस स्टेशन सकरदरा के बिल्कुल बाजू है। मेन रोड से आपको ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर 13 किस्म की अनाधिकृत बिल्डिंगें बना दी गई है। होता ऐसा है कि 31 एकड़ का कब्रिस्तान 2 एकड़ में रहता है, 2 एकड़ का कब्रिस्तान अब सिर्फ आधा एकड़ में रह गया है। 1971, 72 और 73 में राजा वीरेंद्र शाह के पिताजी बीबी शाह, जिन्होंने इस्लाम मजहब को त्याग दिया, उन्होंने 14 लोगों को यहाँ पर 14 भूखंड बनाकर यह कब्रिस्तान की 1.5 एकड़ जमीन बेच दी। वहाँ पर आप देखेंगे तो 13 इमारतें लगभग बनी हुई है और एक प्लाट खाली है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि ये ज़मीन आखियों पत्रिका के अंदर हमारे पास तमाम दस्तावेज है जो हमारे सामने रखे हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं। आखियों पत्रिका के अंदर ये कब्रिस्तान का मूल मालक नागपुर सुधार प्रन्यास है। 1976 के अंदर नागपुर सुधार प्रन्यास अपनी ये रिपोर्ट में हाँ, 1976 में नागपुर सुधार प्रन्यास ने ये रिपोर्ट में लिखा है कि आजमशाह लेआउट में शाही कब्रें थड़गे होने की वजह से, कब्रें होने की वजह से ये ज़मीन राखीव रखी। कुल कितनी ज़मीन? 2 एकड़ ज़मीन। आखियों पत्रिका के अनुसार अगर आप देखेंगे, ये आखियों पत्रिका इसकी, जिसके अंदर ये आखियों पत्रिका इसकी, इसकी आखियों पत्रिका के ऊपर आप गौर करेंगे तो इसमें लिखा है हक्काचा मूल मालक नागपुर सुधार प्रन्यास। अब ये दो चीज आपके समझ में आ गई कि एक तरफ आखियों पत्रिका जिसकी आज मान्यता है, सरकारी दस्तावेज जिसे बोला जाता है, उसके ऊपर नोंद है कि 2 एकड़ का मालक नागपुर सुधार प्रन्यास। दूसरी तरफ नागपुर सुधार प्रन्यास ही ये लिख रहा है कि 2 एकड़ जमीन हमने शाही कब्रें थड़गे होने की वजह से, कब्रें होने की वजह से राखी रखी। उसके उपरांत वहाँ पर 13 इमारतें बना दी गई। तो ये हमारे समझ के परे है कि एक तरफ मूल मालक NIT लिख रहा है कि हमने कब्रें होने की वजह से राखी रखे और उसके बाद में यहाँ पर 13 इमारतें बना दी गई। तो अब ये 2 एकड़ में से सिर्फ आधा एकड़ कब्रिस्तान बच गया है, जिसपे 23 कब्रें हैं। 23 कब्रें एक चबूतरे पे है और 2 कब्रें राजा बख्त बुलंदशाह और राजा चांद सुल्तान शाह की चबूतरों के नीचे है। 2 कब्रों के ऊपर अरबी में तख्ती लगी हुई है। राजा बुरहान शाह 1796 ईस्वी, राजा रहमान शाह 1861 ईस्वी। हिंदुस्तान की तारीख में आप जो भी मुगल कालीन कब्रें देखेंगे उस तरह की वो कब्रें हैं। कुछ लोग जैसा इसको गौड़ समाधि होने का दावा कर रहे हैं कि ये गौड़ समाधि है, ये बिल्कुल गौड़ समाधि नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1990 के अंदर इस जगह का सर्वे किया। ये 1990 में हिंदुस्तान का सर्वे हुआ अपने देश का, इंडिया का, उसकी ये सर्वे रिपोर्ट है। ये सर्वे रिपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट लिखा है गिरेव यार्ड। यहाँ कोई समाधि स्थल या गौड़ समाधि स्थल या शमशान भूमि ऐसा कोई उल्लेख नहीं, गिरेव यार्ड। उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि गिरेव यार्ड है यहाँ पर, और उन्होंने उल्लेख किया है कि अरबी में भी लिखा हुआ है, एथलिक में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और राजा बुरहान शाह की कब्र का इसमें हवाला दिया गया है कि उस पर एक तख्ती लगी है 1796 की। उसके अलावा अब लोगों का सवाल है कि हमने
ये ज़मीन पर वफ़ का दावा क्यों किया, वफ़ कहाँ से आया। तो ये देखिए सन 2012 के अंदर ये कब्रस्तान वफ़ की प्रॉपर्टी संपत्ति घोषित हो गया। ये उसकी सर्टिफिकेट है जो 2012 में कमेटी को वक्फ बोर्ड द्वारा मिली। गौर कीजिए 2012 अचानक वक्फ बोर्ड ने कोई दावा नहीं किया। उसके बाद में ये 2016 की सर्टिफिकेट है जिसमें वक्फ बोर्ड ने हमारी कमेटी को एज ए केयर टेकर वहाँ पर नियुक्त किया। उसके अलावा वक्फ बोर्ड के इसमें आदेश है, वह आदेश अनुसार हमारी ट्रस्ट ही उस जगह की देखभाल करेंगी, उस जगह की साफ सफाई करेंगी, उसका सौंदर्यीकरण करेंगी और भविष्य में उसी का केयर टेकर के तौर पर हमको वक्फ बोर्ड ने नियुक्त किया। होता ऐसा है कि अब आप पूछेंगे कि भाई ज़मीन तो, जैसा राजा वीरेंद्र शाह आज समाचारों में कुछ राजनेताओं को लेकर समाचारों में ये बोल रहे हैं कि हमारी गोंड कब्रस्तान के ऊपर कब्जा हो गया, तो खुद स्वयं 2010 के अंदर राजा वीरेंद्र शाह जी ने ये एनओसी 21/10, ये देखिए इसकी तारीख है, ये तारीख पे गौर कीजिए, 21/10/2010 को स्वयं राजा वीरेंद्र शाह जी ने, ये उनकी फ़ोटो है, ये उनकी फ़ोटो है, ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी साइन है, ये उनकी साइन है। इसमें उन्होंने लिख दिए कि ये कब्रस्तान जो है ये हमारे बाप दादाओं का, हमारे वंशजों का, पूर्वजों का है। चूँकि ये मुस्लिम शाही कब्रस्तान है, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी, रख रखाव की जिम्मेदारी भविष्य के लिए जो राजा बख्त बुलंदशाह मुस्लिम शाही कब्रस्तान कमेटी का गठन हुआ, हम इनको सौंप रहे हैं। राजा वीरेंद्र शाह आज आरोप लगा रहे हैं कुछ राजनेता इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वो कौम का या किसी आवाम का, किसी का भला करना नहीं चाहते वो राजनेता, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाकर किसी भी तरह से अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। उनके बच्चे फॉरेनों में पढ़ रहे हैं, उनके खानदानों वाले ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और हमारे बच्चों को वो आपस में लड़वाते हैं और हमारे बच्चों को और हमको तकलीफ में डालते हैं। तो ये खुद स्वयं राजा वीरेंद्र शाह ने एनओसी दी। ये एनओसी की कलर जेरॉक्स भी हमारे पास है जिसमें स्पष्ट रूप से उनकी फ़ोटो और मेरी फ़ोटो दिख रही है। राजा वीरेंद्र शाह अभी बोल रहे हैं कि ये साइन मेरी नहीं है, ये जांच का विषय है। इसके पहले भी ये साइन इनकी नहीं है तो क्या ये आरोप जो लगा रहे हैं साइन मेरी नहीं है जी, तो ये साइन की क्या जांच आपने कहीं उच्च अधिकारी तक की करवाई है अब तक? जी, अभी जब से ये प्रकरण आया है सुर्खियों में, तो अभी हमने कुछ मीडिया द्वारा मांग की, क्योंकि ये बड़ा विषय बन चुका है सिग्नेचर को लेकर। एक सिग्नेचर भी देखा जाता है, अपनी सिग्नेचर को वो बोल रहे हैं कि मेरी सिग्नेचर नहीं है। जी जी जी, हालांकि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आप तस्वीर भी दिख रही है उनकी जी, तस्वीर आप दर्शकों को एक बार दिखाइए जी। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, हमारे पास कलर में भी है, कलर निकालो कलर मोबाइल में दिखाओ, हमारे पास कलर में भी है, वो मोबाइल में हम आपको दिखा देते हैं। हमारा बोलना ये है कि राजा वीरेंद्र शाह जो बोल रहे कि ये साइन हमारी नहीं है, तो हमने इसके पहले भी जैसा एक दो समाचार मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात बोला है इनके माध्यम से कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये साइन उनकी नहीं है तो आप भारत सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो साइन एक्सपर्ट होता है, जो राइटिंग एक्सपर्ट होता है, ऐसे गवर्नमेंट अधिकारी को नियुक्त किया जाए और हमारे पास से ये दस्तावेज लेके जाया जाए और फिर ये वेरीफाई किया जाए उनकी राइटिंग से, राजा वीरेंद्र शाह की राइटिंग से, राजा वीरेंद्र शाह की सिग्नेचर से इस बात को वेरीफाई किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने ये पूरे प्रकरण में कहीं पर भी झूठ का सहारा नहीं लिया, ना ही हमारे पास ये जितने दस्तावेज है ये सब सत्य है, सब भारत सरकार के कार्यालय द्वारा ही निकाला गया है। इनके अलावा राजा वीरेंद्र शाह के अलावा ये राजा सलमान शाह की एनओसी है जो आज भी इस्लाम पर कायम है। यहाँ गौर करने लायक बात है कि 1955 में राजा आजम शाह जो आखिरी इस्लामी बादशाह गुजरे, 260 साल इस्लाम पर लगातार रहने के बाद 1955 में राजा आजम शाह के दो बेटे, जिनका नाम फिर से बख्त बुलंदशाह द्वितीय और एक बेटे का नाम मीर बहादुर शाह रखा गया, और इनकी इस्लामी एक बेटी थी रानी राजमोती जो राजा सलमान शाह की अम्मी है। रानी राजमोती इस्लाम पर ही कायम रही। 1993 में उनका इंतकाल हुआ। इस्लामी कब्रस्तान जरीपटका में उनको दफन किया गया। राजा सलमान शाह आज भी तकरीबन 80 साल की उम्र हो चुकी है, तकरीबन कमोबेश,
आज भी अपने महल में टाकली हाउस सदर में रहते हैं। इनके बेटे राजा कामरान शाह भी है। राजा सलमान शाह ने, जो कि वो भी इस कब्रस्तान के वारिस है, ये उनके पूर्वजों का कब्रस्तान है, ये उनका अधिकार है। ये एक तरफ नाना और दादा की खानदानी है, तो ये नाना की खानदान से राजा आजम शाह, तो इन्होंने भी अपनी एनओसी दी है कमेटी को कि ये कब्रस्तान हम इस कमेटी को सौंप रहे हैं। इसके अलावा जो राजा रघुजीराव भोसले महाराज है नागपुर शहर के पंचम, जो हुजूर हफ्ते अकलीम सैयदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का परचम कुशाई करते हैं। उर्स की शुरुआत वहाँ होती है। हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी एकता की मिसाल कहीं ये नहीं है जो नागपुर शहर में है। तो वो राजा रघुजीराव पंचम जी ने अपनी स्वेच्छा से कमेटी को 2012 के अंदर ये सर्टिफिकेट दी, चूँकि उन्होंने लिखा है कि हमारे दौरे सल्तनत में भी ये कब्रस्तान मौजूद था और आज इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये कब्रस्तान की कमेटी जो गठित हुई है, हम ये कब्रस्तान उनको सौंप रहे हैं। अच्छा, ये मामला कितने सालों से चल रहा है आपका? ये मामला हमारा 2008 से चल रहा है। 2008 से चलने के अलावा हमने जब इसका 2011 का हमने P6 निकाला। 2011 सॉरी माफ करना 1911 माफ करना 1911 का जब हमने P6 निकाला इसका, ये देखिए ये लिखा हुआ है P6, 114 साल पहले P6 निकाला। तो ये P6 के अंदर इस चीज का उल्लेख मिलता है जो इस दावे को, हमारे दावे को पूरा पुख्ता साबित करता है। यहां पर डायरेक्ट उन्होंने लिखा कब्रस्तान व मस्जिद असे तो कायम असे तो पर्यांत माफ। अब आप बताइए कि यहाँ ना समाधि स्थल लिखा है, ना यहाँ गोंड स्थल लिखा है, बल्कि कब्रस्तान के अलावा यहाँ एक मस्जिद का भी उल्लेख मिलता है। अब ये भी हमारी कमेटी मांग कर रही है सरकार से, अपने प्रशासन से मांग कर रही है कि कृपया करके वो पता लगाए कि वो मस्जिद उस समय उस जगह पर कहाँ थी, क्योंकि ये जांच का विषय है। वो ऐतिहासिक धरोहर है, सवाल उसका मस्जिद होने से नहीं है, वो एक हेरिटेज ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है भाई। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें धरोहर संभाल के रखना है अपने मुल्क की। तो वो मस्जिद भी एक ऐतिहासिक है। तो वो मस्जिद की जगह कहाँ है, उसके ऊपर कौन सी इमारत का निर्माण किया गया, वो भी जांच का विषय है। हम मांग करेंगे प्रशासन से कि मस्जिद की जांच भी की जाए। कब्रस्तान तो वहाँ मौजूद है, 25 कब्रें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ है, इस्लामी कब्रें है वो। तो ये जो कब्रस्तान और मस्जिद लिखा है, इससे हमने उस पर दावा किया कि वाकई में ये एक मुस्लिम शाही कब्रस्तान है। इसके अलावा हमारे पास और एक ये दस्तावेज है। अब ये देखिए, ये इनका नाम है श्री पद्माकर लक्ष्मीकांत जोशी, MA PhD, प्राध्यापक राज्य शास्त्र लोक प्रशासन विभाग नागपुर विद्यापीठ, प्राध्यापक मनोहर कृष्णराव देशमुख। इन्होंने नागपुर नगर संस्था शताब्दी ग्रंथ ये लिखा 1964 के अंदर। ये देख लीजिए आप लोग, ये तारीख देख लीजिए 1964 में। अब ये इतने बड़े विद्वान लोग, इतने बड़े वेल क्वालिफाइड लोग क्या लिख रहे हैं, ये देखिए। यहाँ लिखा है कि औरंगजेब के हाथों पर राजा बख्त बुलंदशाह ने 1686 ईस्वी के अंदर इस्लाम मजहब अपनी स्वेच्छा से कबूल किया। 260 साल, वो यहाँ लिखते हैं कि 260 साल तक का इनका अहले खानदान इस्लाम पर रहा। कौन लिख रहा? श्री पद्माकर लक्ष्मीकांत जोशी जी लिख रहे। कौन लिख रहा? प्राध्यापक मनोहर कृष्णराव देशमुख जी लिख रहे। ये हम नहीं लिख रहे, ये हमारी ट्रस्ट नहीं लिख रही, ये वक्फ बोर्ड नहीं लिख रहा, ये कोई मुस्लिम्स नहीं लिख रहा, ये लिख रहे। तो इसमें डायरेक्ट उल्लेख है कि 260 साल तक वो मुसलमान रहे। फिर हमारा सवाल उठा कि जब 260 साल वो लिख रहे तो वो कब्रों के अलावा और क्या है? जो लोग आज इसके विरोध में है वो खुद अपने दिल पर, अपने मन पर हाथ रखकर बोल दे कि वो कब्रस्तान है कि नहीं। खुद राजा वीरेंद्र शाह जानते हैं कि वो शाही कब्रस्तान है, और जो राजनेता है वो भी जानते हैं कि वो शाही कब्रस्तान है। चलो, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊंगा। राजा वीरेंद्र शाह जिस महल किले में आज रहते हैं, वो महल किले की दीवार से लगकर नागपुर शहर की पहली मस्जिद, जो सन 1702 ईस्वी में राजा बख्त बुलंदशाह ने बनाई, वो मस्जिद शाही मस्जिद के नाम से जानी जाती है। वो मस्जिद आज भी कायम है। एल्बम में फोटो निकालो पुरानी, वो मस्जिद पुरानी एल्बम में
वो मस्जिद आज भी महल किले के अंदर स्थित है, आबाद है, वहाँ नमाज होती है। सन 1702 के अंदर राजा बख्त बुलंदशाह ने नागपुर शहर की पहली मस्जिद बनाई, द फर्स्ट मॉस्क इन नागपुर सिटी। ये नागपुर सिटी में बनने वाली पहली इबादतगाह थी, जो एक मस्जिद के रूप में थी, जो आज भी कायम है, नमाज होती है। राजा वीरेंद्र शाह जी जो जिस घर में रहते हैं, वहाँ 5 टाइम खुले लफ्जों में उनको ये नमाज सुनाई देती है। ये देखिए वो नागपुर शहर की पहली मस्जिद, लकड़े की मस्जिद, कवेलों की मस्जिद, कोई हमारे कमेटी की बनाई हुई फोटोआ नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध है। जिनको भी कोई भी शक शुबा है, हम पर डाउट है, वो आकर कमेटी से संपर्क कर सकता है। उसके अलावा उनके बेटे राजा चांद सुल्तान शाह जब नागपुर बने, उन्होंने नागपुर शहर की दूसरी मस्जिद बनाई, जिसे जुमा मस्जिद कहा जाता है, जो आज भी कायम है। ये नागपुर शहर में देखिए आज भी उसमें नमाजें होती है। ये दोनों मस्जिदें आबाद है। इसके अलावा जुमा दरवाज़ा बनाया, जुमा बाजार बनाया, जुमा तालाब बनाया राजा चांद सुल्तान शाह ने। अच्छा एक बात बताइए, किसी गोंड ने किसी भी गोंड का नाम कभी बख्त बुलंद शाह, रहमान शाह, आजम शाह, सुलेमान शाह, सलमान शाह, ये आपने देखा है क्या? हुआ है क्या? हाँ, हम मानते कि इनके पूर्वज गोंड थे, हम मानते, हम तस्लीम करते कि इनके पूर्वज गोंड थे, राजा बख्त बुलंद शाह के पूर्वज गोंड थे, हम मानते। लेकिन सन 1600 ईस्वी, ये देखिए, ये मोमिनपुरे की ईदगाह है, ये मोमिनपुरे की ईदगाह है। ये मोमिनपुरे की ईदगाह आज भी कायम है, ईद की नमाज आज भी यहाँ होती है। आप मुझे बताइए कि मैंने अभी तक आपको नागपुर शहर की पहली मस्जिद बताया, नागपुर शहर की दूसरी मस्जिद बताया, नागपुर शहर में बनने वाली तीसरी ईदगाह बताया। राजा 1835 ईस्वी में राजा रहमान शाह द्वारा ये ईदगाह बनाई गई, जो आज भी कायम है। आप जाके देख लीजिए गरीब नवाज मस्जिद के बाजू, ये मस्जिद आज भी ईदगाह कायम है। और सन 1864 ईस्वी में राजा सुलेमान शाह ने इसको दोबारा फिर और नए तरीके से डेवलप किया। ये देखिए, ये राजा आजम शाह है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक का ये लोग इस्लाम पर रहे 1955 तक, 1686 ईस्वी से 1955 तक ये लोग इस्लाम पर रहे। राजा आजम शाह के ठीक बाजू ये रानी राजमोती है, जो इस्लाम पर रही और आज इनका अहले ख़ानदान है। इसके अलावा ये देखिए 1952 की फोटो, 1952 में वो कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप बताइए कहाँ है यहाँ इमारत, कहाँ ये जो तथाकथित दूसरे जो दावे कर रहे हैं, कहाँ है वो सब चीज़ें? आप दिखाइए हमको। ये सारे सबूतों के आधार पर और ये सारी चीज़ों के आधार पर ये जुम्मा तालाब उन्होंने पहला बना, उसके पहले देवगढ़ में ये तालाब बना। ये सारी चीज़ें, ये देवगढ़ इस्लामगढ़ किला है जहाँ से राजा बख्त बुलंद शाह 1702 में नागपुर आए। ये चांद सुल्तान शाह द्वारा बनाया गया जुम्मा दरवाज़ा है। ये मस्जिद बनाए। अब आप बताइए, नागपुर शहर की मैंने आपको अभी तक का पहली शाही मस्जिद बताया, महल किला, दूसरी मस्जिद बताया जो राजा चांद सुल्तान शाह ने बनाए, तीसरी ईदगाह बताया। अब आप इधर देखिए, सबसे बड़ा इस्लामी होने का प्रूफ ये देखिए, ये मस्जिद जो है ये देवगढ़ इस्लामगढ़ किले के ऊपर है, आज भी है। इसको बादल मस्जिद का नाम दिया राजा बख्त बुलंद शाह ने। उसके बाद में उन्होंने अपने सैनिकों के लिए ये खेत के अंदर जो मस्जिद है ये पहाड़ के नीचे बनी हुई है। अब आप देखिए फिर कैसा ये लोग उनका गोंड होने का दावा कर रहे हैं, हमारे समझ से परे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? क्यों आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? क्या अधिकार है आपको? आप ऐतिहासिक लड़ाई है, इतिहास से लड़िए, इतिहास से जवाब दीजिए। ये राजा वीरेंद्र शाह जी है जो आप दावा कर रहे हैं कि हमने बोगस साइन मारे, उन्होंने कभी एनओसी नहीं दिए। अरे भाई मेरे, आपने फोटो दिए, आपने 15 दिन लगाए वो एनओसी देने के लिए और 8 से 10 लोग गवाह हैं इस बात के, जब आपने एनओसी दिया कमेटी को। ये देखिए 2013 के अंदर हमें एनआईटी द्वारा मोजनी का अधिकार दिया गया। उस समय ये 2013 की फोटो है। ये कमेटी ने हमारे वो कब्रिस्तान की साफ सफाई कराई, पूरे कब्रिस्तान की साफ सफाई करा की। ये देखिए खजानों के लिए 2013 में हमारी ये खजाने के चक्कर में इन्होंने कब्रों को खोद डाला। ये देखिए, ये है हेरिटेज, ये संभाल रहा है एनआईटी जो दावा कर रहा, और जो आज लोग उसको हेरिटेज और सारी चीजें बता रहे, ये हाल है उन कब्रों का। कहाँ गए यहाँ के पत्थर? तो हमारा सवाल ये है, ये देखिए मोदी का दिखा दी। उसके अलावा ये देखिए, ये
ये सिजरा है। वंशावली है। हर इंसान की वंशावली होती है, ये राजा बख्त बुलंदशाह की वंशावली है। ये वंशावली के अंदर ये नीचे जो है उनके गौण पूर्वज है, हम तस्लीम करते हैं कि हाँ उनके गौण पूर्वजों के यहाँ नाम लिखे हैं, लेकिन इसके बाद में यहाँ से लेकर तो ये पूरा यहाँ तक का कहीं पर भी किसी गौण हिंदू का नाम का उल्लेख नहीं है, पूरे मुस्लिम राजाओं के नाम का उल्लेख है। अब आप बताइए, ये वंशावली, इसमें राजा वीरेंद्र शाह का कहीं नाम नहीं है, इसमें राजा सलमान शाह का नाम है जो सदर में है, रानी राजमोती के बेटे। ये वंशावली चलती आ रही है। अब आप बताइए उसके अलावा साजिद भाई, कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। एक मिनट, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सब कुछ कर दिए, जनता को आपके ऊपर विश्वास भी है, लेकिन अब आखिरी सवाल की तरफ दौड़ते हैं हम। आखिरी तरफ रुक करते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट लाने के बाद, इतने सारे प्रूफ जमा करने के बाद आपके मसले का हल क्या निकला? क्या नागपुर पुलिस आयुक्त से भी आपने मिला और फिर आगे आपने NIT कमिश्नर से मिला, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिला? इन सब से मिलने के बाद आपको तसल्ली और राहत क्या मिली? देखिए, पिछले 15 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। पहली बात तो हम क्लियर कर देंगे कि पिछले 15 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। हम पे आरोप लगाने वाले किसी ने भी आरोप लगाए, हमारे पास ऐसे दस्तावेज है जिसमें 15 साल की तारीखें हैं। वक्फ बोर्ड में 2012 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम NIT के अधीक्षक अभियंता गुज्जलवार साहब से मुलाकात किए। गुज्जलवार साहब ने हमें आश्वासन दिया कि साजिद भाई इसकी पहले मोजनी करा लेते हैं, जो मोजनी के बारे में हमें आपको बताया। 2013 में इसकी मोजनी हुई। हमने माननीय गुज्जलवार साहब से ये कहा कि गुज्जलवार साहब, 1.25 एकड़ ज़मीन बच गई है जिसमें ये कब्रें हैं, 1.5 एकड़ के ऊपर इमारतें बन गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 1.25 एकड़ जगह है जिस पर शाही कब्रें हैं, और चूँकि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में ये कब्रस्तान रजिस्टर्ड हो चुका है और हम लोग ट्रस्टी है, केयर टेकर है, तो कृपया करके ये नाम आखिरी पत्रिका में चढ़ा